हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CG कंप्यूटर्स। लगातार जारी है महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस और आज की क्लास में हम फिर से वही बातें करेंगे पोषण से संबंधित। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, पोषण हम पढ़ रहे थे। क्या था पोषण, वो हम बात कर चुके थे। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले थे, एक तो विटामिन हम पढ़ चुके हैं, विटामिन देख चुके हैं भाई पिछले 2 क्लास में। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन देखेंगे, वसा, खनिज लवण, जल आदि की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, चलिए नाम से स्पष्ट है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब है कार्बो और हाइड्रोजन इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बोल सकते हैं मिश्रण है। इसमें याद रखेंगे, इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। पहली बातें उपस्थिति होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, याद रखिए। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हम बात कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 50 से 90% की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 50 से 90% ऊर्जा की प्राप्ति हमें हो जाती है। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कहने का मतलब है जैसे स्रोत क्या क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि गेहूं है, गेहूं है, चावल है। अब गेहूं खाएंगे, कहने का मतलब आटा, फिर चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, शहद, अंजीर, दूध, पके फल, आलू, गन्ना, केला, मांस इत्यादि। आदि, आदि से हमें क्या मिलता है भाई? आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट किसमें
तब्दील हो जाता है ग्लूकोज में। बाद में ये C6H12O6 जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज में ये तब्दील हो जाता है, बाद में जब कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और आप हम पढ़े हैं, अगर पढ़े नहीं हैं तो भी जान लीजिए, ये यदि हमारा क्या है, सेल है, क्या है, सेल है, कोशिका है, सेल या जिसे हम कह सकते हैं कोशिका। कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, कोशिकांग। और इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, ठीक है। तो जब वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है भाई, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ये क्या दे देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और पानी हमें देता है, और साथ ही साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। किसके रूप में भाई, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। कोशिका में स्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया है, खासकर किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में स्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज इसमें जाता है। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है भाई, C6H12O6। उसके बाद हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है भाई, ऊर्जा मिलता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, याद रखेंगे। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज की बात करें, 1 ग्राम ग्लूकोज, याद रखें, 1 ग्राम ग्लूकोज से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितनी प्राप्ति होती है भाई, ऊर्जा की प्राप्ति कितने में, जब हम 1 ग्राम ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, किससे, ग्लूकोज से। तो मैंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट तब्दील हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जब शरीर पर जाता है, शरीर पर जाने का मतलब है कि कोशिका पर जाता है, और कोशिका पर जाने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित होता है, और बाद में यही हमें क्या मिलता है, ऊर्जा के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर है बातें, चलिए अब जब कैलोरी की बातें कर चुके हैं तो आगे बात करेंगे। देखिए कैलोरी होता क्या है, एक प्रकार का उष्णता का मात्रा है, जितना हम कैलोरी लेंगे उतना ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ बातें होंगी कैलोरी से, कितनी कैलोरी किसको मिलनी चाहिए। अगर कैलोरी की बात करें, कैलोरी, तो कैलोरी क्या है, याद रखेंगे, भोजन की ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। क्या है, कैलोरी क्या है, भोजन से या भोजन की ज्वलन से उत्पन्न उष्णता की मात्रा। किसकी मात्रा, उष्णता की मात्रा को हम क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, ठीक है। कितनी कैलोरी किसको चाहिए ये याद रखेंगे। जैसे पुरुष हो गए, क्या हो गया भाई, जैसे कोई पुरुष है, सामान्य पुरुष है, उसके लिए याद रखिए, और जो सामान्य पुरुष है अगर वो हल्का कार्य कर रहा है, हल्का कार्य करने वाला है, हल्का कार्य थोड़ा बहुत कार्य करने वाला है, उसको लगभग 2400
25 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। कितनी चाहिए भाई? प्रतिदिन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साधारण कार्य कर रहे हैं, एकदम हल्का कार्य, फिर साधारण कार्य कर रहे हैं, तो साधारण कार्य के लिए कितनी चाहिए? 2825 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारी कार्य कर रहा है, कोई भारी कार्य कर रहा है, तो उसके लिए लगभग कितनी भाई? 3800 किलो कैलोरी, 3800 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। ये याद रखेंगे। अगर कोई सामान्य महिला है, अगर कोई सामान्य महिला है, तो उसके लिए आपको याद रखना है, हल्का कार्य अगर सामान्य महिला के द्वारा की जा रही है, वो सामान्य महिला यदि वो हल्का कार्य कर रहे हैं, तो 1875 किलो कैलोरी प्रतिदिन को चाहिए। यदि कोई महिला भारी कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए लगभग 2225 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। यदि कोई महिला भारी कार्य कर रही है, ठीक है, साधारण कार्य के लिए है, ये याद रखेंगे। यदि कोई महिला भारी कार्य कर रहे हैं, तो भारी कार्य के लिए उनको लगभग 2925 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन। यदि कोई महिला गर्भावस्था, ठीक है, गर्भवती है, गर्भवती महिला, तो गर्भवती के लिए, गर्भवती महिला है, तो गर्भवती महिला के लिए लगभग कितनी चाहिए भाई? ये तो 2925 किलो कैलोरी चाहिए ही, प्लस 300 किलो कैलोरी और चाहिए, 300 किलो कैलोरी और चाहिए प्रतिदिन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर धात्री माता है, याद रखेंगे, कहने का मतलब शिशुवती माता, जो शिशुवती माता है, शिशुवती माता, उनके लिए कितनी चाहिए वो भी याद रखना है। तो यदि उनके पास 0 से 6 महीने की शिशु है, ठीक है, 0 से 6 महीने की जो है शिशु है उनके पास, तो लगभग इसमें जोड़ जाइए 550 किलो कैलोरी प्लस प्रतिदिन चाहिए, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, शिशु है, कोई क्या है भाई? शिशु है। शिशु के लिए यदि वो 0 से 6 महीने तक के शिशु है, तो उसके लिए 106 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। अगर वो 7 महीने से 12 महीने के मध्य है, तो उसके लिए कितनी चाहिए? लगभग कितनी भाई? 980 किलो कैलोरी चाहिए प्रतिदिन। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, किस समय कितनी किलो कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा चाहिए। चलिए, कोई बालक है, यदि कोई क्या है भाई? बालक है,
यदि वो 1 से 3 वर्ष के मध्य हो तो कितनी चाहिए, यदि 4 से 6 वर्ष के मध्य हो तो कितनी चाहिए, यदि 7 से 9 वर्ष की मध्य है तो कितनी चाहिए। तो याद रखिए, अगर 1 से 3 वर्ष के मध्य है तो 1240 किलो कैलोरी प्रतिदिन इनको चाहिए, ये याद रखना है। अगर 4 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य है तो 1690 किलो कैलोरी इनको चाहिए प्रतिदिन। अगर 7 से 9 वर्ष के मध्य है तो 1950 किलो कैलोरी प्रतिदिन इनको चाहिए, ये याद रखेंगे। चलिए ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट देख रहे थे भाई, क्या देख रहे थे, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया कि ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा किलो कैलोरी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या है, प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने प्रकार है भाई, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं। एक जिसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, क्या कहते हैं भाई, मोनोसेकेराइड। दूसरा जिसे हम कहते हैं डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और थर्ड जिसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, क्या कहते हैं भाई, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और क्या है, पॉलीसेकेराइड, याद रखेंगे। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, उसमें उपस्थित होता है, ये मैंने कहा था। तो देखिए यहाँ पर जो है सेकेराइड जो है, जिसे मोनो कर दिया तो इसका मतलब है एकलक, डाई मतलब 2 मोनोसेकेराइड मिलकर जो है डाइसेकेराइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। याद रखें, इसके अंतर्गत इसके भी क्या है, प्रकार है। इसकी प्रकार की अगर बात करें तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, एक होता है ट्रायोज, क्या होता है भाई, ट्रायोज। एक होता है आपका ट्रेट्रोज, एक होता है आपका पेंटोज, और एक होता है आपका हेक्सोस, क्या होता है, हेक्सोस। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोस। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड के बारे में मैंने बात किया, एकलक है, क्या है, एकलक। चलिए, क्या है, एकलक है। डाइसेकेराइड कहने का मतलब है 2 मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। 2 मोनोसेकेराइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। वहीं पर पॉलीसेकेराइड की बात करें
तो अनेक, याद रखेंगे, अनेक मोनोसेकेराइड मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, सेकेराइड बनाते हैं, याद रखिए। ट्रायोज में आपको याद रखना है, टायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज में। ट्रायोज कहने का मतलब है जो 3 कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है भाई, 3। तो बोल सकते हैं 3 कार्बन इसमें उपस्थित होते हैं। 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, 4 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, इसमें होता है 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, और इसमें होता है हेक्सोज में 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, यदि देखिए अगर इस कार्बोहाइड्रेट की बात हम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की यदि अधिकता हो जाए या इनकी कमी हो जाए, ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, अधिकता कहने का मतलब अधिक आप लेंगे यदि कार्बोहाइड्रेट न्यूनतम लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा, ठीक है, अधिकतम मात्रा अगर लेते हैं और या न्यूनतम मात्रा लेते हैं तो क्या होता है, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट की अगर अधिकतम मात्रा लेंगे तो मोटापे का शिकार हो जाता है कोई व्यक्ति। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यदि चावल है, गेहूं है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है, उनकी मात्रा अधिकतम होती है तो ठीक है, मोटापे का शिकार, वजन बढ़ जाता है, वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। और जब वजन बढ़ जाएगा, मोटापे का शिकार होंगे तो जाहिर सी बात है और बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप वगैरह बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये दिक्कत है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर कम लेते हैं तो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। साथ ही साथ वजन लगातार घटता है, वजन क्या हो जाता है भाई, घट जाता है, लगातार घटता है यदि आप कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में आप लेते हैं तो। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसको याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, देखिए भोजन आप लेते हैं तो भोजन के क्या कार्य हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट की बातें की, अभी प्रोटीन की बातें करेंगे। तो एक मात्रा के अनुसार आपको लेनी चाहिए। अच्छे या एक प्रकार बोल सकते हैं एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। और संतुलित आहार के लिए, ठीक है, ये जितने भी मैंने किलो कैलोरी बताए वो आपको ले सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन के कार्य आप अगर देखें तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शारीरिक कार्य अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, सामाजिक कार्य, ठीक है, शारीरिक निर्माण होता है, शरीर का सुरक्षा मिलती है, शरीर को नियंत्रण मिलता है, मनोवैज्ञानिक कार्य आप कर सकते हैं, विभिन्न कार्य इनके कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये PDF है तो आप पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। संतुलित आहार किस प्रकार से होना चाहिए ये भी आप देख सकते हैं। जैसे अपर्याप्त अगर आहार लेते हैं
तो अस्वस्थ होंगे, संतुलित आहार लेते हैं तो आप स्वस्थ होंगे, और यदि अत्यधिक आहार लेते हैं तो आप देख सकते हैं मोटापे के शिकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए एक उम्र के हिसाब से। ठीक है, चलिए जैसे इसी को हम पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा का सबसे सस्ता साधक है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और पोषक तत्वों की 6 प्रकार होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, पानी। ठीक है, ये हमारे लिए उपयोगी होता है, याद रखें। तो ये जो PDF मैं आपको दे दूंगा ये आप याद रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें विटामिन के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया, बताया गया है। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थ है जो आपको याद रखनी है कि इसमें क्या मिलता है, जैसे अनाज में गेहूं है, रागी है, बाजरा है, ज्वार है, चावल है आदि। इनसे ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन जो है B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, आयरन, रेशा ये आदि मिलते हैं। दाल और फलियाँ चीज़ें जैसे अरहर खाएंगे, मूंग, मसूर, मलका, राजमा, मटर, सोयाबीन, लोबिया आदि खाएंगे तो ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, आयरन, रेशा ये सारी चीज़ें इसमें भी उपस्थित होते हैं। दूध एवं मांसाहारी चीज़ें खाएंगे, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, मांस, मछली खाएंगे तो प्रोटीन, वसा, विटामिन B1, कैल्शियम आदि मिलता है। फल एवं सब्जी खाएंगे तो कैरोटीनॉइड्स, विटामिन C, रेशा, आयरन ये मिलते हैं। तेल और चीनी जैसे खाएंगे, घी, मक्खन, चीनी, गुड़ आदि खाएंगे तो ऊर्जा एवं वसा की प्राप्ति होती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कुपोषण वाली बातें हम थोड़ी बाद में करेंगे। कुपोषण है क्या, किस प्रकार से इसका बचाव, पहचान और रोकथाम कर लेना चाहिए, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम चलते हैं प्रोटीन पर। किसकी हम बात करेंगे भाई, प्रोटीन की बात करेंगे। देखिए, प्रोटीन अम्ल का जो निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है वो अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है भाई, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से होता है इसका निर्माण, अमीनो एसिड। लगभग अगर हम बात करें 20 अमीनो एसिड, जब 20 अमीनो एसिड मिलते हैं तो क्या मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन बनता है। किसका निर्माण करता है, 1 ग्राम प्रोटीन का निर्माण होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, प्रोटीन के प्रकार भी अन्य अलग अलग है। ठीक है, जैसे प्रोटीन के प्रकार देखें, प्रोटीन के प्रकार देखें तो एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है आपका सरल प्रोटीन, एक होता है जिसे हम कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन, एक होता है जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। देखिए, मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है एग्ज़ाम के डेट का, इसलिए मैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस क्लास में। कहने का महीना पर्यवेक्षक से संबंधित क्लास में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब मान के चलिए आज जो डेट है वो है 28 जुलाई। कितना है भाई, 28 जुलाई। याद रखिए, अभी जो क्लास है 28 जुलाई है, 28 जुलाई। ठीक है, और आपका जुलाई के बाद
क्या आएगा अगस्त। और 13 अगस्त को क्या है भाई, आपका एग्ज़ाम है। किसका एग्ज़ाम है? 13 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है इसी का, किसका? महिला पर्यवेक्षक का। और 13 अगस्त को एग्ज़ाम है और हमारे पास कितना बचा है? लगभग मान के चलिए 15 दिन बाकी है। कितना दिन? 15 दिन। और 15 दिन बाकी है और हमारा जो पोर्शन है वो बोल सकते हैं अभी 25% हुआ है। कितना हुआ है? लगभग 25 से 30% हुआ है। और पूरा कोर्स हमें करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो धाराएं पढ़नी हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है योजनाएं पढ़नी, योजना हम पढ़े नहीं हैं, योजनाएं पढ़नी है, बहुत सारे धाराएं पढ़नी हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए टाइम बहुत चाहिए था। तो हम नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, पूरा योजना देखेंगे और धारा देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको क्या रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF दे दूँगा बहुत सारी यहाँ पर आप, ठीक है। गर्भावस्था से संबंधित, प्रसव से संबंधित, शिशु की देखभाल से संबंधित, प्रोटीन से संबंधित, आदि से संबंधित आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। याद रखें, क्योंकि 13 अगस्त को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम है तो इसका मतलब क्या है, 15 दिन बाकी हमारे पास, टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है। तो कल ही नोटिफिकेशन आया है, सरल प्रोटीन। क्या है? सरल प्रोटीन, युग्मनिक संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। चलिए, सरल प्रोटीन के कई एग्जाम्पल है, जैसे आपका एल्बुमिन्स क्या है, सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। एल्बुमिन्स आपका हिस्टोन्स प्रोटीन जो है सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ग्लोबोमिन्स आपकी सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। फिर आपका आ जाता है व्युत्पन्न प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन का एग्जाम्पल है, संयुक्त प्रोटीन कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन क्या है? फास्फोप्रोटीन आदि इनके एग्जाम्पल हैं, याद रखेंगे। फिर आपका आ जाता है, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है, इनसे व्युत्पन्न होकर बनी प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन होता है, याद रखें। आपको सबसे मेन यहाँ पर याद रखना है प्रोटीन कितनी मात्रा में लेनी चाहिए किस किस को, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन की अगर मात्रा की बात करें, प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे पुरुष है, कुछ सामान्य पुरुष है, उनको प्रोटीन की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी भाई? 60 ग्राम, याद रखेंगे। जो महिला है, क्या है भाई? जो महिला है उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 ग्राम, 50 ग्राम, याद रखेंगे। धात्री अवस्था में, ठीक है, कहने का मतलब है शिशुवती माता को कितनी मात्रा में प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है। यदि उनके बच्चे 0 से 6 वर्ष की अवस्था में है, शिशुवती माता, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे के मध्य हो, ठीक है, तो ये 25 ग्राम इसके साथ कितनी होनी चाहिए?
प्लस 25 ग्राम, इनके साथ कितने होने चाहिए, प्लस 25 ग्राम ये लेनी चाहिए। अगर शिशु का उम्र 6 से 12 माह के मध्य हो तो उनको प्लस 80 ग्राम और ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, 80 ग्राम, 50 ग्राम में आप क्या कर देंगे, 80 ग्राम और ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए। यदि गर्भावस्था है, क्या है, गर्भावस्था के दौरान, किसके दौरान, गर्भावस्था, और गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, कितना और ऐड कर देना चाहिए, लगभग 50 प्लस 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम में 15 ग्राम आप क्या कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे, याद रखेंगे। चलिए, कोई बालक है, कोई बालक है और बालक का जो उम्र है, जैसे 1 से 3 वर्ष के मध्य कितनी होनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, 4 से 6 वर्ष के मध्य कितनी लेनी चाहिए, 7 से 9 वर्ष के मध्य कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कोई बालक है तो याद रखेंगे, अगर 1 से 3 वर्ष की उम्र है तो इसको 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। 4 से 6 वर्ष की उम्र है तो लगभग 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। 7 से 9 वर्ष तक है, ठीक है, तो 41 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, कोई लड़का है, सामान्य लड़का, लड़का कहने का मतलब 18 जो है 10 से 12 वर्ष, जैसे लड़के में आपको ये बालक हो गए, और यदि ये 10 से 12 वर्ष की उम्र के हैं कोई लड़का, यदि 13 से 15 वर्ष की उम्र तक है तो उनको कितनी लेनी चाहिए। यदि 16 से 18 वर्ष की उम्र है तो कितनी लेनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। तो 10 से 12 वर्ष की उम्र के लड़के को कम से कम 54 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। 13 से 15 वर्ष की उम्र के लड़के को 70 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। 16 से 18 वर्ष की उम्र को 78 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये आपको याद रखें। कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों को याद रखेंगे। लड़कियां यदि 10 से 12 वर्ष की है, 10 से 12 वर्ष की है तो कितनी लेनी चाहिए भाई, यदि 13 से 15 वर्ष की उम्र के मध्य है तो कितनी लेनी चाहिए। ये 10 से 12 है ना, 20 नहीं, 10 से 12, और 13 से 15 वर्ष की उम्र है तो कितनी लेनी चाहिए, वो आपको याद रखना है। और यदि 16 से 19 वर्ष के मध्य है तो कितनी लेनी चाहिए। तो 10 से 12 वर्ष की लड़कियों को लगभग 47 ग्राम, कितनी भाई, 47 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। ठीक है, 13 से 15 वर्ष की उम्र है तो 13 से 15 वर्ष की उम्र में 70 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। सॉरी, 65, 70 नहीं है, 65, कितनी, 65 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। यदि 16 से 19 वर्ष के हैं तो 69 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। ये क्या है, ये मात्रा है और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, क्या करेगा भाई, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए, ठीक है, क्लियर है बातें। तो प्रोटीन की मात्रा याद रखेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है।
अब बात कर लेते हैं वसा की, या जिसे कहते हैं लिपिड। क्या भाई, वसा या लिपिड? याद रखेंगे कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति वसा से की जाती है या होती है ठीक है। यदि हमारे शरीर में यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि कम हो जाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम कम ले रहे हैं, तो उसकी जो मात्रा है ठीक है वो वसा से पूर्ण हो जाती है। ऊर्जा हमें किससे मिल जाती है? वसा से मिल जाती है, ये याद रखिए ठीक है। और वसा कई जगह आपके शरीर में देखने को मिलता है, जैसे आपके जो है स्किन पर आपको नज़र आएंगे, देखेंगे ठीक है, एकदम ऑयली, आपका जिसका ऑयली स्किन है ठीक है, तो इसमें देखने को वसा जो है आपको देखने को मिलेगा ठीक है। तो वसा की मात्रा याद रखेंगे क्या करती है भाई? वसा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की कमी को दूर करती है। याद रखिए वसा क्या है? वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है। क्या है भाई? निर्मित यौगिक है ठीक है। इसमें भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है ठीक है। चलिए वसा के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आप वसा प्राप्त कर सकते हैं? तो एक तो दूध है, मांस है, मछली है, दूध, मांस, मछली है, मक्खन है, मूंगफली है। दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल ठीक है। तो ऑयली चीज़ जो लेते हैं घी है, क्या है भाई? घी है, आदि से हमें क्या है मिलती है? वसा मिलती है ठीक है। चलिए याद रखिए इनकी कमी, अगर वसा की अधिकता हो जाती है, याद रखेंगे अधिकता, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और वसा की कमी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? याद रखिए वसा की अधिकता हो जाएगी तो याद रखेंगे आपके जो है वज़न बढ़ जाएगा। याद रखेंगे वज़न बढ़ जाएगा, ऑयली चीज़ है ठीक है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ हृदय रोग संबंधी बीमारी हो जाएगी, हृदय संबंधी बीमारी हो जाएगी, संबंधी क्या हो जाएगी भाई? बीमारी हो जाएगी अगर इनकी अधिकता लेते हैं। रक्तचाप, बीपी बढ़ जाएगा ठीक है, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाएगा। यदि आप वसा कम लेते हैं, वसा की मात्रा कम लेते हैं ठीक है, तो त्वचा क्या हो जाएगी? त्वचा जो है क्या हो जाएगा? रूखी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा ठीक है, ये याद रखेंगे। तो मैंने क्या कहा भाई कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा जो होती है कम, उसको वसा पूर्ण कर लेता है। यदि वसा की मात्रा अधिक हो जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे
कमी होने पर त्वचा जो है रूखी हो जाएगी, वजन घट जाएगा। देखिए हमारा कोई ऑयली जो आपके चेहरे में देखें ऑयली है, ठीक है, ये क्या करता है आपके चेहरे को नियंत्रित करता है, तापमान को, चेहरे को कहने का मतलब तापमान नियंत्रक का कार्य करता है। आपकी त्वचा में अगर ऑयली त्वचा है तो ये तापमान नियंत्रक का कार्य करता है, ये भी याद रखिए। टेम्परेचर कंट्रोल करता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो वसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? दूध है, मक्खन है, मछली है, मांस है, मूंगफली का तेल है, घी है, आदि से हमें वसा की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको ये याद रखना है कि किनको कितनी मात्रा में वसा लेनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। किनको कितनी मात्रा में वसा लेनी चाहिए? वसा की मात्रा, किसकी मात्रा भाई? वसा की मात्रा। तो वसा की मात्रा जैसे यदि कोई पुरुष है, पुरुष एवं महिला, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, किसके लिए भाई? पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जो वसा की मात्रा होगी वो कितनी होगी? 20 ग्राम होगी भाई साहब। कितनी होगी? 20 ग्राम। यदि कोई गर्भवती महिला है, क्या है भाई? गर्भवती महिला है, तो गर्भवती महिला के लिए कितनी होनी चाहिए? याद रखेंगे लगभग 30 ग्राम वसा होनी चाहिए, ठीक है। यदि वो शिशुवती महिला है, यदि वो क्या है भाई? शिशुवती महिला या धात्री माता है, शिशुवती महिला या धात्री माता है, तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए? 45 ग्राम क्या होनी चाहिए? वसा लेनी चाहिए। यदि वो बालक है, यदि कोई क्या है? बालक है, और बालक का जो उम्र है 1 से 9 वर्ष के मध्य हो, 1 से 9 वर्ष के मध्य हो, तो कितनी लेनी चाहिए? याद रखिए 25 ग्राम उनको वसा की ज़रूरत होती है। यदि कोई लड़के एवं लड़कियां हैं, यदि उनका उम्र 10 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य है, 10 से 18 वर्ष के मध्य है, तो उनको लेनी चाहिए लगभग 22 ग्राम वसा लेनी चाहिए, ठीक है। तो वसा या फैट बोल सकते हैं, ये कितनी लेनी चाहिए? याद रखें, ठीक है। कुछ कैल्शियम भी है जो आप याद रख सकते हैं। कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए? कैल्शियम की मात्रा ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे। कैल्शियम की मात्रा विभिन्न वर्गों में और विभिन्न जो है एज के दौरान कितनी कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। जैसे अगर फिर वही बात करो, पुरुष है, पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के लिए जो मात्रा होगी कैल्शियम की, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? 140 मिलीग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 140 मिलीग्राम, ठीक है। यदि कोई गर्भवती महिला है, यदि कोई क्या है भाई? गर्भवती महिला है,
एवं शिशुवती महिला, शिशुवती महिला, तो गर्भवती एवं शिशुवती महिला हैं उनके लिए याद रखें, ठीक है, लगभग 1000 मिलीग्राम के आसपास क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए वसा। अगर कोई शिशु है तो शिशु के लिए कितनी है भाई, अगर वो 0 से 12 महीने की है, 0 से 12 महीने, ठीक है, तो जो कैल्शियम की जो मात्रा होगी वो 500 मिलीग्राम के आसपास होनी चाहिए, 500 मिलीग्राम के आसपास होनी चाहिए। याद रखेंगे, यदि कोई बालक है और बालक यदि 1 से 9 वर्ष के मध्य हो, 1 से 9 वर्ष के मध्य हो, तो उनकी 400 मिलीग्राम होनी चाहिए। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 400 मिलीग्राम। लड़के और लड़कियों के लिए, लड़के एवं लड़कियां, इनके लिए मात्रा कितनी होनी चाहिए, यदि लड़के या लड़कियों की जो उम्र है वो 10 से 15 वर्ष की उम्र में हो, इसका मतलब कितनी होनी चाहिए, उसको 600 मिलीग्राम के आसपास ये लेनी चाहिए कैल्शियम की मात्रा। लड़के और लड़कियां, फिर से लड़के लड़कियां यदि 16 से 18 वर्ष की उम्र में हैं तो उनकी जो मात्रा होगी वो 500 मिलीग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, 500 मिलीग्राम। मिलीग्राम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। साथ ही साथ कुछ लौह तत्व है जो आपको याद रखना है। लौह तत्व की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जैसे पुरुष है तो पुरुष के लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो याद रखेंगे 28 मिलीग्राम। अगर महिला है तो महिला के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती जो महिलाएं हैं, तो गर्भवती के लिए कितनी होनी चाहिए भाई, ये 38 मिलीग्राम। कितनी होनी चाहिए, 38 मिलीग्राम। यदि धात्री अवस्था में है या शिशुवती माताएं हैं, क्या है, शिशुवती माताएं, तो शिशुवती माताएं हैं तो उनके लिए कितनी होनी चाहिए, लगभग 30 मिलीग्राम लेनी चाहिए। ठीक है, 30 मिलीग्राम होनी चाहिए। यदि बालक है, कोई बालक है और बालक का उम्र यदि 1 से 3 वर्ष की उम्र के अंतर्गत है, 4 से 6 वर्ष के मध्य है, यदि 7 से 9 वर्ष के मध्य है तो कितनी लेनी चाहिए। तो याद रखिए जो लौह तत्व की मात्रा है, अगर 1 से 3 वर्ष के बालक है तो उनको 12 मिलीग्राम लेनी चाहिए। 18 मिलीग्राम 4 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य, 26 मिलीग्राम लेनी चाहिए अगर 7 वर्ष से 9 वर्ष के मध्य हो तो। ठीक है, चलिए
लड़के की बात करें तो लड़के हैं तो उसके लिए अगर वो लड़के 10 से 12 वर्ष की उम्र के मध्य है तो 10 से 12 वर्ष की उम्र के मध्य के लड़के को 34 मिलीग्राम लेनी चाहिए भाई। अगर वो यदि 13 से 15 वर्ष की उम्र के मध्य है, यदि वो 16 से 18 वर्ष के मध्य है तो याद रखेंगे 13 से 15 वर्ष के मध्य में एक 40 मिलीग्राम, 16 से 18 वर्ष के मध्य में 50 मिलीग्राम। लड़कियों की बात करें, लड़कियां, तो लड़कियों के लिए याद रखेंगे 10 से 12 वर्ष के मध्य 10 से 12 वर्ष के मध्य कितनी होनी चाहिए, 13 से 15 वर्ष के मध्य कितनी होनी चाहिए और 16 से 18 वर्ष के मध्य कितनी होनी चाहिए। तो 19 मिलीग्राम लड़कियों को, अगर यदि वो 10 से 12 वर्ष के हैं, 28 मिलीग्राम जब वो 13 से 15 वर्ष की उम्र हो, और 30 मिलीग्राम अगर 16 से 18 वर्ष के मध्य हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। क्लियर है बातें सभी चीज़ें? तो ये पीडीएफ जो है आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये किस प्रकार से ये भोजन के बारे में, पोषण के बारे में पूरा दिया गया है। ठीक है, पूरा ब्यौरा, एनीमिया क्या है, खून की कमी, ठीक है, इनके रोकथाम यदि आप पढ़ लीजिए, मैं पीडीएफ दे दूंगा। आयोडीन की कमी के परिणाम, मोटापे, ठीक है, मोटापे के कारण आदि आदि आप पढ़ सकते हैं। कितना आहार व्यवस्था होनी चाहिए, रोगों में आहार व्यवस्था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। संतुलित पोषण, देखिए गर्भावस्था में पौष्टिक जो देखभाल है, पोषण की देखभाल है, वो किस प्रकार से होनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कितनी कैलोरी, कितने प्रोटीन, ये सारी चीज़ दी हुई है यहाँ पर। कैल्शियम, लौ, आयोडीन, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, पोषण, गर्भावस्था पोषण संबंधित आवश्यकता। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पीडीएफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अब हम वही करेंगे, ठीक है, फटाफट एकदम, क्योंकि 15 दिन का समय है और 15 दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो 15 दिन में जितना हो सके वो हम देखेंगे। गर्भावस्था के दौरान आप देखभाल कैसे कर सकते हैं वो आप दिखाया गया है। ठीक है, नियमित जांच, वजन वृद्धि, आयरन की गोली, आराम, प्रसव की तैयारी, अतिरिक्त आहार, टीकाकरण वगैरह वगैरह इसमें दिया गया है। ठीक है, धात्री अवस्था में पौष्टिक देखभाल किस प्रकार से हम कर सकते हैं ये देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए। इसमें आपको जो थियोरिटिकल पार्ट है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, वो मात्राएं तो मैं बता चुका हूँ, इसलिए मात्रा को पहले बता दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, धात्री स्थिति में प्रतिदिन पौष्टिक आहार कितनी लेनी चाहिए, किसको कितनी लेनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, रेटिनॉल, बीटा थायमिन, बहुत सारे मात्रा यहाँ पर भी दिया गया है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, शिशु में पोषणिक देखभाल किस प्रकार से होगा, वजन की स्थिति किस प्रकार से, ये ठीक है, ये पूरा
मैं आपको दे दूंगा भाई। कैलोरी, प्रोटीन, वसा शिशु को कितनी होनी चाहिए। माँ का दूध, स्तनपान, जन्म से 6 महीने की उम्र शिशु के लिए आहार, स्तनपान देख पाएंगे। ठीक है, स्तनपान के लाभ, शिशु को लाभ, माताओं को लाभ, परिवार समाज को लाभ। तरल भोज्य पदार्थ शिशु को क्या क्या खिलानी चाहिए। पूरक पोषण 3 भाग। ठीक है, अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ इस प्रकार से, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो मैं बहुत हो सके तो पीडीएफ से भी पढ़ाऊँगा, आगे हम बात जो करेंगे। ठीक है, स्कूल पूर्व बच्चों में पौष्टिक देखभाल किस प्रकार से, ये आप देख पाएंगे। लगभग 50-55 के आसपास ये पीडीएफ है। पेजेस की बात कर रहा हूँ ना, 50 पेजेस के आसपास ये सभी है। किशोरवस्था जो है पौष्टिक देखभाल किस प्रकार होनी चाहिए, कितनी कैलोरी जो है होनी चाहिए, कितने प्रोटीन, कितना वगैरह सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ मैं लिखा हूँ उससे एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, वयस्कों को कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना विटामिन, कितना प्रोटीन लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, वृद्धावस्था के दौरान भी दिया हुआ है। चलिए, सारी बातें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। कहने का मतलब है हमारा ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, हम सीधा जो है योजनाओं पर चलते हैं। ठीक है, विभिन्न योजनाएं जो शिशुओं से संबंधित है, बालक से संबंधित है, धात्री माता से संबंधित है, ठीक है, बालिकाओं से संबंधित है, ये सभी जो है आपके वो देखेंगे। ठीक है, कार्यक्रम और योजना वगैरह। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें होगी। चलिए, धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, थैंक यू।